तो गाइस अब तक हमने देखा आस्था डेविल यूनियन को यूज करने में कामयाब हो जाता है, पर वाइस कैप्टन नैच उसे और ज्यादा ट्रेनिंग करने के लिए कहते हैं ताकि वो लोग एंटी मैजिक से कैप्टन यामी और कैप्टन विलियम को बचा सके। तब यहाँ सभी लोग डार्क ट्राइड पर हमला करने के लिए तैयार हो जाते हैं और रेजिस्टेंस की मदद से चुपके से स्पेड किंगडम के कैसल में घुस जाते हैं। तब ज़ेनॉन एंशिएंट डीमन को रेजिस्टेंस के ऊपर छोड़ देता है, जिससे कि वो लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं, पर कैप्टन मेरियोलोना आकर उन सभी को बचा लेती है। और अब आगे तब यहाँ हमें मैजिक नाइट स्क्वाड का प्लान बताया जाता है। द रिचुअल ऑफ द एडवेंट एक लार्ज मैजिकल सर्कल है जिसे पावर 4 फंक्शन से मिलती है, जिसमें से एक फंक्शन सेंटर में है जहाँ पर यामी और विलियम को रखा जाएगा ताकि दूसरी दुनिया के गेट को खोला जा सके, और बाकी के तीनों डार्क ट्राइड आसपास खड़े होंगे ताकि वो रिचुअल को एक्टिवेट कर सके। हमें उन तीनों डार्क ट्राइड के मेंबर्स को हराना होगा ताकि रिचुअल रुक जाए और दूसरी दुनिया का गेट ना खुले, पर इस चीज की कोई गारंटी नहीं है कि ये चीज काम करेगी, तो इसलिए हमें एंटी मैजिक की पावर चाहिए ताकि हम उस रिचुअल को पूरी तरह से तबाह कर सकें। वैसे तो हम उसे अपनी ताकत से भी डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, पर अगर उसमें यामी और विलियम को कुछ हो गया तब तुम लोग मुझे इस चीज के लिए कभी माफ नहीं करोगे। डार्क ट्राइड मैजिक सर्कल के पैरामीटर में 3 डिफरेंट जगह पर होंगे, तो इसलिए हम लोग 3 ग्रुप्स में बढ़ जाएंगे और एक साथ उन पर हमला करके उन्हें हरा देंगे। वैसे तो बाहर बहुत बड़ी लड़ाई चल रही है, पर फिर भी यहाँ अंदर हमें रोकने के लिए कुछ मेंबर्स होंगे, तो इसलिए कुछ लोगों को उनके साथ लड़ने के लिए छोड़ देना और खुद जल्द से जल्द डार्क ट्राइड पर हमला कर देना। तब हम यहाँ देखते हैं कैप्टन मेरियोलोना के हमले के बावजूद भी वो डीमन अभी भी ठीक होता है। ये भी काम नहीं किया। हमें नहीं लगता कि हम इस तरह इस चीज को हरा पाएंगे। पिछली बार मुझे एहसास हो गया था कि ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिस पर मेरा मैजिक काम नहीं कर सकता, और फिर मुझे वो मिला और उसे कहा कि वो मेरे लिए ऐसा अपोनेंट ढूंढ कर लाएगा जो मेरी ताकतों को और बढ़ा देगा, और वो सही था। इस डीमन के साथ लड़ने के बाद मुझे पता चल रहा है कि मैं और भी ज्यादा ताकतवर बन सकती हूँ। अब मैं सब कुछ जला दूंगी। और तब कैप्टन मेरियोलोना अपनी आग को और ज्यादा बढ़ा लेती है। आखिरकार ये किस तरह का मैजिक है? ऐसा लग रहा है जैसे कि इसकी बॉडी खुद एक मैजिक बन गई हो। तब कैप्टन मेरियोलोना उस डीमन की तरफ बढ़ने लगती है और उसके हमलों से बचते हुए उसे एक जोरदार मुक्का मारती है। तब कैप्टन मेरियोलोना अपने माना जोन को पूरी तरह से रिलीज कर देती है। चलो फिर डीमन, हमेशा के लिए वापिस अपनी नींद में चले जाओ। तब यहाँ हम देखते हैं यूनो और लैंग्रिस ज़ेनॉन के पास पहुँच जाते हैं। आखिरकार तुम जिंदा कैसे हो? ये सब कुछ कैप्टन विलियम की स्पेल की वजह से है, तो इसलिए हम उन्हें तुम्हें हराकर वापस लेने आए हैं। और ज़ेनॉन पर हमला कर देता है, पर ज़ेनॉन उसके हमले को रोक देता है। मुझे ज़ेनॉन की एबिलिटीज के बारे में पता है। ये अपने बोन मैजिक को यूज करके बहुत ताकतवर डिफेंस बना लेता है, जिस वजह से फिजिकल अटैक्स इस तक पहुँच नहीं पाते हैं, और इसकी बोन्स बहुत ज्यादा हार्ड है और बहुत जल्दी रीजनरेट कर जाती हैं। तुम लोग बेवकूफ हो। अगर तुम लोग चुपचाप घर रहते तो थोड़ी देर के लिए बचे रहते। इन्होंने मुझे बताया कि जब मैं दूर था तो तुमने इन्हें बहुत तंग किया, और मैं इस तरह का पर्सन नहीं हूँ जो कि ये सुनकर शांति से बैठा रहे कि तुम जैसा पर्सन पागल हो गया है। और तब वो स्पेशल मैजिक से ज़ेनॉन पर हमला कर देता है, पर ज़ेनॉन उसके मैजिक को रोक लेता है। ये तो एक स्पेशल मैजिक यूजर है और ये इस मैजिक को यूज करके इस स्पेस के अंदर मैजिक को कंट्रोल कर रहा है, और ऊपर से ये अपने अपोनेंट के मैजिक और स्पेल्स को ब्लॉक भी कर रहा है। अगर मैं एग्जिस्ट ना करता तो तुम पक्का एक अल्टीमेट स्पेशल मैजिक यूजर होते। बहुत टाइम हो गया किसी ऐसे से मिले हुए जो कि मुझे इस तरह नीचा दिखा रहा है, और फिर से ज़ेनॉन पर हमला कर देता है। मुझे समझ में आ गया है कि उन्होंने तुम्हें यहाँ क्यों भेजा है, क्योंकि उन्हें उम्मीद है कि तुम्हारा स्पेशल मैजिक मेरे स्पेशल मैजिक को कैंसिल कर सकता है, पर ये तुम्हारी गलतफहमी है। और तब हम देखते हैं वो वहाँ पर चारों तरफ अपने स्पेशल मैजिक से एक डोमेन बना लेता है। जब एक जादूगर इस स्पेस के अंदर होता है तो वो अच्छे से अपने मैजिक को यूज नहीं कर सकता है। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुमने इतनी बड़ी स्पेल को बिना मूव किए ही यूज कर लिया है। मुझे तो तुम पर दया आ रही है कि तुम किसी ऐसे का साथ दे रहे हो जो कि मुझसे पहले ही हार चुका है। तुम बिल्कुल अपने कैप्टन की तरह हो जो कि बेवकूफी भरे डिसीजन लेता है। तुम्हारे पास बेकार सा गर्व और ड्रीम है, और इसी वजह से अब तुम लोग
बिना मेरे कदम उठाए ही मारे जाओगे। और उन पर हमला कर देता है। पर तभी यूनो बेल को बुला लेता है। तो तुम यहाँ हो लूजर, तुमने जो हमारे साथ किया है तुम अब उससे बच नहीं सकते। यूनो और मैं मिलकर तुम्हें हरा देंगे। तब हम देखते हैं यूनो अपनी न्यू स्पिरिट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। आखिरकार ये किस तरह का दबाव महसूस कर पा रहा हूँ मैं, पर इसका कोई फायदा नहीं है क्योंकि जब तक ये मेरी स्पेस के अंदर है तब तक इनकी सारी मैजिकल पावर्स यूजलेस हैं। और यूनो पर हमला कर देता है। मैं वो पर्सन हूँ जो आगे जाकर विज़र्ड किंग बनेगा, तो इसलिए मैं तुम्हें जीतने नहीं दे सकता। और हम देखते हैं वो ज़ेनॉन की बोन्स को तोड़ देता है। आखिरकार ये कैसे हो गया? इस स्पेस में तो सब कुछ मेरे कंट्रोल में होना चाहिए था, तो इसका मतलब क्या इसकी पावर मुझसे ज्यादा हो चुकी है? नहीं, ये इसलिए है क्योंकि आसपास का मैजिक इसका साथ देता है। तब यूनो ज़ेनॉन पर हमला करके कहता है, तुम तो कह रहे थे कि बिना कदम उठाए तुम हम सभी को मार डालोगे, तो अब क्या हो गया? देखो, ज्यादा बकवास करने वालों का यही हाल होता है। तुम सच में एक बहुत बड़े लूजर हो। मरो ज़ेनॉन, ये सोचते सोचते कि आखिरकार तुमने गोल्डन डॉन से पंगा क्यों लिया। आखिरकार ये काम कर रहा है। हम इस बंदे को हराकर इस रिचुअल को रोक सकते हैं और कैप्टन विलियम को भी बचा सकते हैं। तब हम यहाँ देखते हैं कैप्टन शार्लेट और कैप्टन रिल वेनिसा के सामने पहुँच चुके होते हैं। मैंने सुना तो था कि यहाँ पर कुछ घुसपैठिए घुस आए हैं, पर अफसोस की बात है कि तुम में से कोई भी नोएल नहीं है। चलो मुझे दिखाओ कि आखिरकार मुझे तुम्हारे साथ लड़ने में मजा आने भी वाला है या नहीं। अगर तुम लोग मेरे इन 8 शाइनिंग जर्नल्स को हरा दोगे तो मैं तुम्हारे साथ लड़ने के बारे में सोच सकती हूँ। पर हाँ, मोरिस की मॉडिफिकेशन और मेरी कर्स पावर की वजह से ये लोग पहले से बहुत ज्यादा ताकतवर हो चुके हैं। तब कैप्टन शार्लेट अपने रोज मैजिक से उन पर हमला कर देती है और वो लोग उसके हमले को जला देते हैं। तब कैप्टन रिल अपने पिक्चर मैजिक को यूज करने लगते हैं और उस पूरी आग को बुझा देते हैं। ये पिक्चर मैजिक तो कुछ ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है, पर क्या तुम इतना ही कर सकते हो? और इस लड़की का मैजिक तो बहुत बेकार है। लगता है तुम लोगों के बीच में कंपैटिबिलिटी का इशू है, जिस वजह से ये तुम्हें रोक रही है। काश मैं उस डार्क मैजिक और एंटी मैजिक वाले बंदे के साथ लड़ पाती जिन्होंने डांटे को हराया है, और उसके बाद मैं उन्हें अपने खिलौनों में बदल देती। पर अब बहुत जल्दी अंडरवर्ल्ड का गेट खुलने वाला है, तो वो डार्क मैजिक वाला बंदा तो मारा ही जाएगा। वैसे तो ज़ेनॉन उसे पकड़ कर ले आया था, तो इसका मतलब वो इतना कुछ खास भी नहीं था। पिछले आधे साल से मैं अपने कैप्टन्स की ड्यूटी के साथ साथ हर्ट किंगडम के रून एरिस को भी पढ़ रही थी। मुझे बहुत पावरफुल कर्स मिला था, पर मैंने उस पर कब्जा कर लिया था, या फिर मैं कहूँ कि मुझे लगा कि मैंने उस पर कब्जा कर लिया था, पर मैं गलत थी। वो कर्स एक हथकड़ी की तरह था जो कि मेरे मैजिक को रोके हुए था। पर अब रून एरिस को मास्टर करके मैंने उस कर्स को अच्छी तरह यूज करना सीख लिया है। डॉर्थी ने मुझे बताया था कि इस दुनिया में कर्स मैजिक मैगीक्यूला की वजह से आया है, और मैगीक्यूला ही फादर ऑफ ऑल कर्सेस है। तो इसलिए तुम्हारा शुक्रिया, क्योंकि अब तुम्हारी वजह से ही मैं और ज्यादा ताकतवर हो चुकी हूँ। तब हम देखते हैं कैप्टन शार्लेट अपने माना मेथड को यूज करके अपनी पावर्स को और ज्यादा बढ़ा लेती है और अपने रोजेस की पावर से अपने दुश्मनों को पकड़ लेती है। जितना ज्यादा दुश्मनों का कर्स ताकतवर होगा, उतना ज्यादा मेरे गुलाब के फूल उनके अंदर से उनके कर्स को एब्जॉर्ब करते रहेंगे और बहुत ब्यूटीफुली ब्लूम करेंगे। मेरे साथियों के ऊपर लगा हुआ कर्स तो वीक हो रहा है। इसने अपने ऊपर लगे हुए कर्स को मॉडिफाई कर दिया है और उसे एक एंटी कर्स स्पेल में कन्वर्ट कर दिया है। किसने सोचा था कि आखिरकार एक ह्यूमन ऐसा भी कर सकता है? ये तो सच में बहुत कमाल की बात है। आज तक मेरी जिंदगी में जो भी हुआ है उन सभी ने मेरे मैजिक को नरिश करने में मेरी मदद की है। तो ये है मेरी करंट ब्लू रोज और ये है मेरी राइटफुल रेड रोज। और तो हम देखते हैं कैप्टन शार्लेट अपने रेड रोजेस से अपने दुश्मनों को हरा देती है। इस टाइम मैं अपने दोनों रेड और ब्लू रोजेस को इकट्ठा यूज कर सकती हूँ। यामी, मैं तुम्हें बचा कर रहूंगी और दिखा दूंगी कि मैं कितनी ताकतवर बन गई हूँ। रुको जरा, तो क्या इसका मतलब कैप्टन शार्लेट बिना अपने ट्रू मैजिक पावर के ही कैप्टन बन गई थी? आखिरकार मुझे मेरा बेस्ट अपोनेंट मिल ही गया। पर अफसोस की बात तो ये है कि मैं तुमसे नहीं लड़ने वाली हूँ। आखिरकार तुम ये क्या बकवास कर रही हो? मैं अभी तुम्हारे इन सभी फूलों को उड़ा देती हूँ। स्ट्रेंथ इन चीजों का कुछ नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि जितना ज्यादा स्ट्रॉन्गर टारगेट होगा उतनी ज्यादा टाइटली ये उन्हें बांध कर रखेंगी। ये गलत बात है, तुम मेरी स्ट्रेंथ को मेरे अगेंस्ट यूज कर रही हो। चलो ना, थोड़ा
थोड़ा मजाक करते हैं। ये तुम्हारी गलती है क्योंकि तुम खुद इतनी केयरलेस और एरोगेंट हो कि तुम खुद इस जाल में फंस गई हो। अब ऐसा तो मत करो, मैं जानती हूँ कि हम दोनों की लड़ाई सच में बहुत कमाल की होगी। अपनी बकवास बंद करो और अब बिना अपनी विश को पूरा किए ही मर जाओ, और यही तुम्हारी पनिशमेंट है। तब हम यहाँ देखते हैं कैप्टन जैक और वाइस कैप्टन नैच डांटे के पास पहुँच जाते हैं और कैप्टन जैक डांटे पर हमला कर देते हैं। पर हम देखते हैं डांटे बहुत जल्दी रीजनरेट कर रहा होता है और कहता है, मॉरिस के एक्सपेरिमेंट की वजह से मेरी बॉडी की रीजनरेशन पावर्स और ज्यादा बढ़ चुकी हैं। अब तो एंटी मैजिक के अलावा इस दुनिया में कोई चीज नहीं है जो मुझे रोक सके। मुझे लगा ही था कि अगर हमें जीतना है तो हमें जैक का मैजिक यूज करना ही पड़ेगा, क्योंकि इसका मैजिक उस चीज को भी काट सकता है जिससे कोई चीज काट भी नहीं सकती। रुक जाओ डेविल, अभी तो पार्टी बस शुरू ही हुई है, पर अब इस टाइम सब कुछ खत्म हो चुका है। और अपने ग्रेविटी मैजिक से कैप्टन जैक और वाइस कैप्टन नैच पर दबाव डालने लगता है। तब वाइस कैप्टन नैच सोचते हैं, क्या जैक इस ग्रेविटी स्पेल के प्रेशर के दौरान अपने मैजिक को यूज कर भी पाएगा या नहीं? तब हम देखते हैं वाइस कैप्टन नैच डेविल यूनियन को एक्टिवेट कर देते हैं और अपने दूसरे डेविल की कैरेक्टरिस्टिक टफनेस को एक्टिवेट कर देते हैं, जिस वजह से वो ग्रेविटी स्पेल के प्रेशर में भी खड़े हो पाते हैं। तो इसका मतलब उस एंटी मैजिक लड़के के अलावा एक और डेविल होस्ट है। क्या हुआ जैक, तुम तो बहुत ज्यादा उछल रहे थे। क्या सिर्फ तुम्हारी हाइट और एटीट्यूड ही बड़ा है? तुम्हारी बातें सच में बहुत सस्ती हैं। चलो अब अपनी स्किल्स दिखाओ, देखे तो सही वो किसी काम की भी है या नहीं। तब डांटे वाइस कैप्टन नैच पर हमला कर देता है और कहता है, मुझे इस तरह इग्नोर मत करो। तब वाइस कैप्टन नैच उसके हमले को रोककर उसे एक लात मारते हैं और कहते हैं, अगर तुम्हें दिक्कत ना हो तो क्या मैं इस कैप्टन से बात कर लूं? सच में तुम तो बहुत मजेदार हो। चलो अब मुझे और गुस्सा दिखाओ और गेट के खुलने तक मुझे एंटरटेन करो। मैं इसके साथ लड़ तो सकता हूँ, पर मैं इसे ज्यादा गहरे घाव नहीं दे सकता, जिस वजह से मैं इसे नहीं मार सकता। मुझे किसी भी कीमत पर जैक से इस पर हमला करवाना ही होगा। ओए छिपकली, ये तुम्हें कैप्टन कह रहा था ना, पर तुम तो बहुत ज्यादा बोरिंग हो, तो यहाँ से दफा हो जाओ। और उन पर हमला कर देता है। तब कैप्टन जैक सोचते हैं, मेरे डैड एक मामूली से हंटर थे जो कि बर्ड्स और छोटी छोटी चीजों को मारकर जीते थे। वो हमेशा कहते थे कि तुम कभी भी किसी ऐसी चीज के साथ पंगा मत लेना जो कि तुमसे ज्यादा ताकतवर हो। और जब उन्हें पता चला कि मैं अपने मैजिक से ब्लेड्स बना सकता हूँ, तब वो बहुत ज्यादा खुश हुए और उन्होंने कहा कि मैं इस मैजिक की मदद से एक हंटर बन सकता हूँ। तब से मैंने अपने फादर की तरह ही अपने से कमजोर क्रिएचर्स को मारा और हमेशा यही सोचा कि मैं हमेशा ऐसी ही जिंदगी जीऊंगा। पर जब मैं 13 साल का हुआ तब मेरे फादर मर गए और लोगों ने सोचा कि वो माउंटेन के लॉर्ड के साथ टकरा गए थे, क्योंकि उनकी पीठ पर बहुत गहरे नाखूनों के निशान थे। और तब मैं उस भालू से लड़ने चला गया। तब मैंने अपनी ताकत से उस भालू को काट दिया और ये डिसाइड किया कि मैं मैजिक नाइट्स को ज्वाइन करूंगा। तब हम यहाँ देखते हैं कैप्टन नैच डांटे के मुक्के को रोक लेते हैं। जैक इस टाइम अपनी बॉडी पर ब्लेड्स को मैनिपुलेट कर रहा है और उन्हें शार्प कर रहा है। तुम्हें तो बचाने की जरूरत पड़ रही है। ये तो सच में बहुत बेकार बात है। यामी भी तो एक कैप्टन है, पर कम से कम वो मुझे एंटरटेन तो कर पाया। मैं बस उन लोगों को हराना चाहता हूँ जो कि स्ट्रॉन्ग हैं और उन्हें रिबन्स की तरह काट देना चाहता हूँ। तब हम देखते हैं कैप्टन जैक डांटे के ग्रेविटी मैजिक को काट देते हैं और उसके ऊपर अपने स्लैशेस से हमला कर देते हैं। तुम चाहे जितना मर्जी मुझ पर हमला कर लो, पर तुम जैसा कीड़ा मुझे कभी नहीं मार सकता। ताकतवर लोग वो नहीं होते जिनकी सबसे ज्यादा अच्छी रेपुटेशन होती है, बल्कि वो होते हैं जो कि अपने रास्ते में आने वाली हर एक चीज को काट देते हैं। और तुम कीड़ों को कमजोर मत समझो। तब हम देखते हैं कैप्टन जैक के स्लैशेस की वजह से डांटे के अंदर से बहुत ज्यादा खून निकलने लगता है। जैक, लगता है मैंने तुम्हें अंडर एस्टिमेट किया। और गाइस, इसी के साथ ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। अब गाइस, अगर आप चाहते हो कि मैं ना अगली जोन सी ब्लैक क्लोवर की वीडियो है वो लंबी लेंथ की बनाऊं, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर इस वीडियो पर 1 लाख व्यूज से ज्यादा व्यूज हो जाते हैं तो हम नेक्स्ट वीडियो एक लॉन्ग वीडियो बनाएंगे। बाकी गाइस, नेक्स्ट चैप्टर का लिंक आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके नेक्स्ट चैप्टर को देख सकते हो।